वन टू माइक चेक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का लेक्चर 7 जो कि वेव मोशन एंड साउंड से रिलेटेड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस बनकर आता ही है। ठीक है, वेव मोशन एंड साउंड, ये लेक्चर 7 है। लेक्चर 6 तक यानी कि 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो पूरा का पूरा होगा वेव मोशन एंड साउंड, और इस वीडियो में पूरा का पूरा वेव मोशन एंड साउंड को हम लोग खत्म कर देंगे, घोर के पी जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। सबसे पहले क्या है? वेव मोशन एंड साउंड। अब देखिए, वेव मोशन एंड साउंड चैप्टर तो है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे वेव मोशन के बारे में। ये वेव मोशन को पहले पढ़ेंगे, ये वेव क्या होता है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड मोशन है। फिर उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे साउंड में, क्योंकि वेव मोशन से रिलेट करके हम लोग साउंड को पढ़ेंगे। तो वेव मोशंस को हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे और उसके बाद फिर साउंड में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वेव मोशन क्या है वो समझते हैं। अब वेव इज द मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस कहने का मतलब क्या हो गया? एक एक्चुअली वो डिस्टर्बेंस शो करता है। वेव जो है ना, वो हम लोग को डिस्टर्बेंस दिखाता है, ये किसी भी चीज़ में किस लेवल का डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऐसे ऐसे देखते हैं ना हम लोग, ये हम लोग मॉनिटर में देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो ये मॉनिटर में हार्ट बीट ऐसे चलता रहता है। दैट इज द डिस्टर्बेंस। ओके, इट इज़ नॉट द एक्चुअल मटेरियल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें ये नहीं है कि यहाँ से कोई पार्टिकल चला है और ऐसे 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 करते 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 यहाँ तक पहुँच गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कोई पार्टिकल मूविंग, नॉट एक्चुअल मटेरियल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कोई मटेरियल मूविंग नहीं हो रहा है। इंस्टेड इसके जगह पर क्या हो रहा है? इट इज़ अ डिस्टॉर्शन और चेंज दैट ट्रैवल्स अफेक्टिंग नियर बाई पार्ट्स। मतलब वो जो चेंज जो है ना, मतलब क्या, एक तरीके से ऐसे समझिए कि ये जो डिस्टर्बेंस हुआ ना, तो आसपास के जो मैटर है, मटेरियल है, उसमें क्या चेंजेस आया ना, वो चीज़ को ये बताता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वेव इज द मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस, इट इज नॉट द एक्चुअल मटेरियल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू another, and instead it is the distortion or change that travels affecting nearby पार्ट्स। ठीक है, आसपास के चीज़ में क्या, किस लेवल का मूवमेंट लेकर आता है, किस लेवल का डिस्टॉर्शन लेकर आता है, वो चीज़ बताता है ये वेव। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर फिगर में भी देख रहे हैं, एक है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कैसे चलता है भाई? ऐसे 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 चलता है, बनाते हुए, है ना। इसको हम लोग पीक बोलते हैं और क्रेस्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं और बॉटम बोलते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा? ट्रांसवर्स वेव। वेव मोशन यानी कि वेव जो होता है ना, वो दो टाइप का, एक लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशन वेव, और दूसरा जो होता है ना वो ट्रांसवर्स वेव होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल को कंप्रेशन वेव भी बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं वो आगे समझ में आ जाएगा, यहाँ पर भी हम बता ही देंगे। और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव ऐसा 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 चल रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसा ऐसा चलता है। ये मतलब ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, इस टाइप से चलता है। यानी कि बैक एंड फोर्थ इसको बोलते हैं, ये चलता है। और ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके मूवमेंट करता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशन वेव हो गया, और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स वेव। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव के बारे में। पूरा का पूरा हम यहाँ पर नोट्स टाइप का बना दिए हैं, थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। आप अगर कॉपी में लिखिएगा तो ऐसे ही लिख लीजिएगा ना, तो आपको ना पूरा का पूरा नोट्स होता है ना, एक क्या बोलते हैं, समरी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, पार्टिकल्स इन द मीडियम मूव अप एंड डाउन और साइड बाय साइड। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है ना, पार्टिकल्स क्या होता है, कैसे मूव करता है, या तो अप एंड डाउन मूव करता है, या तो साइड बाय साइड मूव करता है। साइड बाय साइड कहने का मतलब क्या हो गया? इस टाइप से भी मूव कर सकता है। देखिए, हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको बड़ा करके, इस टाइप से भी मूव कर सकता है। दिख रहा है आपको? देखिए, नहीं, हाँ दिख रहा है आपको। देखिए कैसे मूव कर सकता है भाई, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट आगे बढ़ते जा रहा है, और इसके साथ देखिए ये ऐसे ऐसे भी चल रहा है। तो ये साइड बाय साइड भी भाग रहा है और अप एंड डाउन करते हुए भी भाग रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे भी मूव करता है। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ हम ले आते हैं। हाँ, ये हो गया। द वेव इट सेल्फ ट्रेवल्स फॉरवर्ड। ये वेव जो है ना, ये आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसा आप देखे होंगे जो पानी होता है ना, तालाब वालाब में जब पानी मारते हैं तो उसमें जो वेव बनता है ना, ठीक है ना, उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर वैसे ही क्रेस्ट बनता है, फिर ट्रफ बनता है, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, ट्रफ, ऐसे बनते हुए चलता है। ठीक है, थिंक ऑफ ए रोप वेयर यू मूव। अब एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। थिंक ऑफ ए रोप वेयर यू मूव वन
एंड अप एंड डाउन द वेव ट्रेवल्स अलोंग द रोप। अब जैसे कोई आदमी है ना, रस्सी पकड़ के, जिम वगैरह में होता है ना, जिम वगैरह में सब लोग बॉडी शॉडी बनाने के लिए जाता है, तो क्या करता है, रस्सी पकड़ के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता है, तो उसमें भी वेव बनता होगा। अगर आप लोग जिम जाते हो तो आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट है वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग ऑल्सो शोज द टाइप ऑफ वेव मोशन। सो वाइब्रेटिंग गिटार में भी वही चीज़ है ना, जब गिटार जब बजता है ना, देखिए जब गिटार जब बजता है तो वही चीज़ होता है, इसमें वेव जनरेट हो जाता है, तो इसमें भी वही अप्स एंड डाउन्स वाला क्रिएशन होता है। अब साइड बाय साइड हो जाए, अप्स एंड डाउन्स हो जाए, वो सारा का सारा किस में आ जाता है, ट्रांसवर्स वेव में हो जाएगा। तो एग्जांपल्स वगैरह कुछ भी ध्यान रखिएगा आप, है ना। ये हो गया टाइप्स ऑफ वेव मोशंस। नेक्स्ट है लाइट वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑल्सो ट्रांसवर्स। लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है ना, वो भी ट्रांसवर्स वेव के काउंटिंग में आता है। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा वेव्स होता है, तो वो ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, दे आर कॉज्ड बाई अप एंड डाउन मूवमेंट और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, फिर साइड बाय साइड हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वजह से होता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है ये अप एंड डाउन और साइड बाय साइड। ट्रांसवर्स वेव्स हैव क्रेस्ट हाई पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में जो हाई पॉइंट जो बनता है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और लो पॉइंट जो बनता है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है, ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट हो गया और नीचे वाला पार्ट ट्रफ हो गया। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ था। अच्छा, यहाँ पर एक और है, दे ऑल्सो हैव ए पीरियड टाइम फॉर वन कंप्लीट वेव एंड एम्पलीट्यूड। अब देखिए ये जब वेव क्रिएट होता है ना ऐसे, तो इसमें क्या होता है ना, एक एम्पलीट्यूड भी होता है और टाइम पीरियड भी होता है। वो सबको आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना, डायग्राम को लेकर। तो यहाँ पर भी हम आपको समझा देते हैं। इसमें भी होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहने का मतलब कोई वेव अपना मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया है। अगर ज़्यादा ऊपर गया है, ठीक है, और ज़्यादा नीचे आया है, तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड इतना हो गया, ये ज़्यादा डिस्प्लेस कर गया, तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो गया, ये भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो गया। और अगर कम किया है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे आया फिर ऐसे आया, तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कम एम्पलीट्यूड की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, जितना ज़्यादा नीचे रहेगा मीन पोजीशन से, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, और उसी हिसाब से एम्पलीट्यूड भी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, दीज वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशन वेव। इसको कंप्रेशन वेव भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे आप इमेजिन कीजिए स्लिंकी और स्प्रिंग समझ लीजिए। मेला वगैरह में अगर जाते होंगे तो वहाँ एक चूड़ी वाला जो खिलौना मिलता है ना, जिसको स्प्रिंग जैसा हम लोग खेलते रखते थे पहले बचपन में भी, ठीक है ना। अभी भी घर में बच्चा लोग जो होगा ना, वो लोग लाकर खेलता है, वो रखता है, ठीक है, तो वो उसको स्लिंकी बोलते हैं। तो उसमें ये चीज़ बड़ा अच्छा से देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना। उसमें कंप्रेशन वेव्स होता है। जैसे मान लीजिए एक एंड को पकड़कर थोड़ा हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ अगर मूव कराते हैं ना, तो ये स्लिंकी तो यहीं रहता है, बट उसके अंदर का जो डिस्टॉर्शन होता है ना, जो ये जो क्रिएट होता है ना, वो हम लोग एक्चुअली में देख सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपके घर में है तो आप एक थोड़ा सा लंबा उसको कर लीजिएगा, ठीक है, और एक साइड से बैक एंड फोर्थ मूव कराइएगा, तो आपको दिखेगा कंप्रेशन और रेयर फैक्शन। अब ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जब नज़दीक नज़दीक रहता है, ठीक है, जब इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम रहता है तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं, यानी कि सटा हुआ है। और जब बहुत दूर दूर हो जाता है, यानी कि ये थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेयर फैक्शन। तो हर कंप्रेशन के बाद एक रेयर फैक्शन, और फिर रेयर फैक्शन के बाद कंप्रेशन आता ही आता है। ठीक है, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, जैसे इसमें है, ठीक है, एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक को वेवलेंथ बोलते हैं। वो आगे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, बट यहाँ पर आ गया है तो हम बता दिए आपको, है ना। दे आर क्रिएटेड बाय बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, ये ऐसे 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 चलता है। क्लियर है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इफ़ यू पुश एंड पुल वन एंड, अगर वन एंड से पुश और पुल करते हैं, द कंप्रेशन स्क्विस पार्ट्स और रेयर फैक्शन स्ट्रेट पार्ट्स, ठीक है ना। कंप्रेशन क्या होगा, स्क्विस पार्ट्स, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। ये कंप्रेशन हो गया, ये कंप्रेशन हो गया। बट ये जो डिस्टॉर्टेड पार्ट, यानी कि जो ज़्यादा डिफरेंस वाला है ना, जिसको हम लोग स्ट्रेच्ड पार्ट बोल सकते हैं, ये स्ट्रेच पार्ट, ये स्ट्रेच पार्ट, ये स्ट्रेच पार्ट, ये सब क्या हो गया, रेयर फैक्शन कहलाता है। रेयर फैक्शन ध्यान में रखिएगा, अलॉन्ग विद द स्लिंकी, इसको हम लोग स्लिंकी बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंप्रेशन से एक कंप्रेशन के बीच को वेवलेंथ बोल सकते हैं, चाहे एक रेयर फैक्शन से एक रेयर फैक्शन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोल सकते हैं। इसको कंप्रेशन, और ये जो फैला फैला हुआ रहता है उसको हम लोग रेयर फैक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये समझ में आसानी से आ गया होगा।
आसान सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो अब इसमें आता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स देख लेते हैं। साउंड वेव्स क्या है भाई, तो साउंड वेव्स आर क्रिएटिंग व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ। साउंड वेव्स कब क्रिएट होता है, जब बैक एंड फोर्थ कोई भी चीज़ मूव करता है। जैसे स्पीकर वगैरह आप देख लीजिए, लाउड स्पीकर कोन मूविंग, लाउड स्पीकर में ऐसा कोन रहता है, ठीक है ना, और बीच में ऐसा बना होता है और बीच में, तो ये कभी आगे आता है कभी पीछे जाता है, जैसे बूफर वगैरह में होता है। अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे बूफर होगा तो आप बजा कर देखिएगा, उसमें ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो लाउड स्पीकर कोन मूविंग इन एंड आउट प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स, तो उसके थ्रू क्या होता है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होता है। साउंड वेव्स आर अ टाइप ऑफ कंप्रेशन वेव्स। साउंड वेव्स होता है ना, वो कंप्रेशन वेव्स होता है। वो क्या कंप्रेशन वेव्स बोले तो कैसा, देखिए यहाँ पर कंप्रेशन वेव्स बोले तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, वो ट्रांसवर्स वेव नहीं होता है। तो साउंड वेव्स हमेशा कंप्रेशन वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है, इसको बताने के लिए वही हम जो बताए थे ना, एक ऐसे ऐसे चलता है वो अल्टरनेटिंग करंट वाला। इन अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रॉन्स मूव बैक एंड फोर्थ विद इन अ वायर। वायर में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। दिस मूवमेंट सेंड इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द वायर, ठीक है। अच्छा अल्टरनेटिंग करंट, अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ये ऐसा वाला मूवमेंट नहीं होता, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही करता है। दिस मूवमेंट सेंस इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द वायर, यही मूवमेंट है ना वो इलेक्ट्रिकल पावर्स को सेंड करता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पूरे के पूरे वायर, पूरे के पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई करता है। The electrons themselves don't travel the entire length of the wire, they just oscillates। पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि यहाँ से चला, कोई कंडक्टर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ चला आ गया, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही थोड़ा सा ऑसिलेट और वाइब्रेट करता है, आपस वाले को टकराता है, फिर वो अपने से ऑसिलेट करता है, फिर एक मतलब कंटिन्यूअस चलता है, ये इसको वाइब्रेट करा रहा है, ये इसको वाइब्रेट करा रहा है, ये इसको वाइब्रेट करा रहा है, ये इसको वाइब्रेट, उसी वाइब्रेशन से क्या होता है, मोशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है द इलेक्ट्रॉन्स देमसेल्व्स डोंट ट्रेवल द एंटायर लेंथ ऑफ द वायर, दे जस्ट ऑसिलेट, ठीक है। चलिए सर्कुलर वेव्स क्या होता है, सर्कुलर वेव्स हो गया, दीज अकर्स व्हेन द मटेरियल इन द वेव मूव्स इन अ सर्कुलर और एलिप्टिकल पैटर्न। जब मटेरियल जो है ना वो सर्कुलर और एलिप्टिकल पैटर्न में घूमने लग जाए, ठीक है ना, सर्कुलर पैटर्न में चाहे एलिप्टिकल पैटर्न में घूमने लग जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, सर्कुलर वेव्स, है ना। सर्कुलर वेव्स हैव बोथ ट्रांसवर्स एंड कंप्रेशन एस्पेक्ट इन देयर मोशन। ये सर्कुलर वेव्स जो होता है ना वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है और कंप्रेशन भी, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर मोशन, कैसा वो मोशन कर रहा है, ठीक है। ध्यान में रखना है, छोटा छोटा फैक्ट्स है, वही फैक्ट्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। जैसा कि हम लोग बोले थे कि अगर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रेस्ट, ट्रफ, ये एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक में आता है। और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। अब देखिए क्या है, वेव फॉर्म्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। Some events create a single wave pulse like an impact or explosion। कुछ ऐसा इवेंट्स होता है जिसमें सिर्फ सिंगल वेव ही मतलब क्रिएट होता है, क्रिएट्स अ सिंगल वेव पल्स लाइक एन इम्पैक्ट और एक्सप्लोजन। जैसे ब्लास्ट होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा साउंड वेव्स एक ही बार एक्सप्लोजन करके मतलब साउंड वो क्रिएट कर देता है, इम्पैक्ट क्रिएट कर जाता है, रादर देन रिपीटिंग वेव फॉर्म। और इसमें कोई रिपीटिंग वेव फॉर्म नहीं होता है। इन दीज केस isn't a singular रेगुलर फ्रिक्वेंसी और पीरियड, जिसके वजह से ये सब में कोई रेगुलर फ्रिक्वेंसी और पीरियड नहीं होता है। ये एक बार ब्लास्ट करता है, बस उसका इफेक्ट होता है, डिजास्टर इफेक्ट होता है, वो शो कर देता है, बट बाकी उसके साउंड वगैरह में कोई भी तरह का नहीं होता है। हाँ, एक बहुत बड़ा होना चाहिए, एक्सप्लोजन होना चाहिए, एक्सप्लोजन करने का मतलब विस्फोट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ पटाखा फोड़ रहे तो पटाखा कभी कभी हम लोग अगर खाली हॉल में फोड़ देंगे ना तो वहाँ पर इको मेरे को हम लोगों को सुनाई पड़ता है, तो वो इको और रिवर्बरेशंस वगैरह तो हम लोग आगे डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो वेवलेंथ में क्या है भाई, तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन कंसेक्यूटिव वेव्स। टू आइडेंटिकल पॉइंट्स करने का मतलब या तो ये उठा लीजिए यहाँ से यहाँ, और या तो फिर यहाँ से यहाँ उठा लीजिए, है ना, यहाँ से यहाँ उठा लीजिए, तो कंसेक्यूटिव होना चाहिए। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना, और कंसेक्यूटिव में आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन कंसेक्यूटिव वेव्स। जैसे यहाँ पर क्रेस्ट से क्रेस्ट उठा लिए, है ना, ट्रफ से ट्रफ उठा लिए, तो ये हो गया हमारा वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किस चीज़ से मेजर करते हैं, वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है ना, लैम्डा से। ये लैम्डा ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक।
चलिए उसके बाद क्या है, द वेवलेंथ ऑफ ओशन वेव्स कैन बी सेवरल मीटर्स। जो ओशन वेव का जो वेवलेंथ होता है, जैसे मान लीजिए ओशन वेव में वेवलेंथ बन रहा है, ठीक है ना, तो वो सेवरल मीटर होता है, बड़ा बड़ा वेवलेंथ होता है, तो ध्यान में रखना है। दिस कुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट, अच्छा ये तो हो गया एग्जाम्पल। अच्छा, दिस कुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू द नेक्स्ट क्रेस्ट एंड वन ट्रफ टू द नेक्स्ट ट्रफ, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। The wavelength of electromagnetic waves in a micro oven is typical a centimeter or less। यहाँ पर 2 पर लिखा गया है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, यानी कि जो ऊपर नीचे भी चल रहा है और साइड बाय साइड भी चल रहा है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, वो माइक्रोवेव ओवन जो होता है ना, ठीक है, इन अ माइक्रोवेव ओवन इज टिपिकली सेंटीमीटर लेस, बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग मतलब थोड़ा अलग लेवल पर, फ्रीक्वेंसी और लैब लेवल पर एक तरीके से बोल सकते हैं, वहाँ पर से हम लोग इसको डेटा ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने से पता चलता है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोवेव ओवन वाला जो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स बोल सकते हैं उसको, तो ये सब बहुत ही छोटा पार्ट में होता है, छोटा फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वेवलेंथ भी समझ में आ गया होगा कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज वगैरह भी, ठीक है। चलिए भाई, अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम हाइट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पोजीशन। ये इसका रेस्टिंग पोजीशन है, ये मैक्सिममली ऊपर कितना तक गया है, ठीक है, यहाँ तक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो ध्यान में रखना है, ये तो हम समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ होता है, लेकिन ये मीन पोजीशन से, ठीक है ना, जहाँ तक मैक्सिमम हाइट गया है ना, वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा। एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द वेव। अ लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी। एम्पलीट्यूड किससे रिलेटेड है भाई? तो एनर्जी से रिलेटेड है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगा उस साउंड में, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, ध्यान में रखना है। तो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया भाई? तो एनर्जी का हो गया। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एकदम ध्यान में रखना है। एम्पलीट्यूड जो होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एनर्जी का। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आते हैं, इट इज़ ऑफन कंसीडर द हाइट ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द डेप्थ और द ट्रफ। ये जनरली हम बोल ही रहे हैं कि कितना ऊपर, यानी कि क्रेस्ट का हाइट कितना है और ट्रफ का डेप्थ कितना है, यही बताते हैं। एम्पलीट्यूड इन लाइट वेव्स रिलेटेड टू द हाउ ब्राइट द लाइट इज। अगर लाइट वेव में देखते हैं तो एम्पलीट्यूड किससे पता चलेगा कि कोई भी लाइट कितना ज़्यादा ब्राइट है। जितना ज़्यादा ब्राइट है उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है। अ लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स ब्राइटर लाइट। तो जितना ज़्यादा ब्राइट लाइट होगा उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड इन साउंड वेव्स रिलेटेड टू हाउ लाउड द साउंड इज। और अगर साउंड में देखते हैं, यानी कि देखो लाइट का अगर बात कर रहे हैं हम लोग, लाइट का अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग इसमें क्या मेज़र करेंगे भाई? तो लाइट में हम लोग मेज़र करते हैं कि कौन सा ब्राइटर है। अगर ज़्यादा ब्राइट है तो इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और साउंड में हम लोग क्या मेज़र करते हैं? साउंड में देखते हैं कि कितना ज़्यादा लाउड है ना, कितना ज़्यादा लाउड है। जितना ज़्यादा लाउड होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा लाउड होगा उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट में आते हैं वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी और स्पीड मेजर हाउ फास्ट अ क्रेस्ट और ट्रफ और एनी पॉइंट ऑन द वेव मूव्स थ्रू अ फिक्स पॉइंट। वेलोसिटी और स्पीड कहने का मतलब होगा कि अगर कोई मीन पोजीशन ऐसे बना हो तो कितना जल्दी 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 ये ऐसे बन रहा है, वही बताता है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए 1 मिनट में 500 बार बन गया तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी ज़्यादा, और 1 मिनट में 5 बार बना है इसलिए इसको वेलोसिटी कम हो गया। अब देख लेते हैं उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव्स मूव एट अ सर्टेन स्पीड टुवर्ड्स द शोर। ये तो हम लोग देखते हैं पत्थर वगैरह मारते हैं जब पानी में, तो धीरे 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 ऐसे 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 करके मूव करता है। तो इसका स्पीड क्या हो गया? बहुत कम हो गया। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 760 माइल पर आवर। अगर अब साउंड का स्पीड देख लेते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ साउंड देख लेते हैं, ठीक है, तो वो कितना है भाई? 340 मीटर पर सेकेंड और अप्रॉक्सीमेटली 760 माइल पर आवर, है ना। अब ये वेलोसिटी और स्पीड जो है ना साउंड वेव का,
साउंड वेव्स का, ये किस पर डिपेंड करता है, फैक्टर किस पर फैक्टर अफेक्टिंग है, मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम कैसा है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सॉलिड है तो सॉलिड में ऐसे भी साउंड वेव्स का जो स्पीड होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर ज़्यादा मटेरियल पर डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा हमारा स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होगा, पार्टिकल्स क्या होगा, बहुत नज़दीक होगा, डेंसिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये इससे ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होगा। अब पार्टिकल्स बहुत दूर होगा तो इसको यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, है ना, तब तक ये साउंड फेंट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, अगर किसी चीज़ में टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो डेंसिटी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और डेंसिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर घटने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए ठंडा के टाइम में होता है ना, बहुत कुहासा होता है तो दूर दूर से ट्रेन का आवाज़ आ जाता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ा हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर कम हो जाता है ना तो थोड़ा सा मौसम कोहरा कुहासा ये सब टाइप का हो जाता है, ठंडापन, तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी और स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसका पार्टिकल्स जो होता है ना, नेचर का जो पार्टिकल होता है यानी कि एयर पार्टिकल जो होता है ना, बहुत नज़दीक आ जाता है। इफेक्ट ऑफ विंड हो गया, यानी कि अगर सपोज कर लीजिए कि अगर विंड चल रहा है और बहुत तेज़ गति से चल रहा है, विंड का डायरेक्शन अगर ये है तो इसका मतलब, और साउंड का भी डायरेक्शन यही है, इधर ही सोर्स ऑफ साउंड मूव किया हुआ है, तो हम लोग के पास बहुत आसानी से स्पीड साउंड पहुंच जाएगा। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का भी होता है भाई, ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा होगा मौसम में ज़्यादा होगा, मौसम में ज़्यादा पार्टिकल होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होगा तो ये एक दूसरे से बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र करेगा वेव्स को, मतलब जो वेव क्रिएशंस होगा ना वो ज़्यादा होगा। डिस्टॉर्शंस होता है ना स्पीड ऑफ साउंड्स में, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में बहुत तेज़ी गति से होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है, और ह्यूमिडिटी की वजह से क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर इंक्रीज कर जाता है। तो बहुत सारा चीज़ फैक्टर था इसमें, है ना। फॉर्मूला बात कर लेते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ और इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं न्यू भी लिखा हुआ होता है, भी को ही इटैलिक फॉर्म में न्यू बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एन भी लिख सकते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग इसका यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो सकता है, वेवलेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है ना, वेवलेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, चलो मीटर में हो गया। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारा होता है हर्ट्ज में, है ना। तो वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1/टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा मेरा, सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम पीरियड भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, आगे हम लोग पढ़ ही लेंगे। The speed of light is incredibly fast, about 300 million meter per second, 300 million meter per second, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 186,000 माइल पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये वेलोसिटी और स्पीड कैसे हम लोग से रिलेट कर रहा है, और ये इसका फैक्टर इफेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज द रेट एट विच क्रेस्ट पासेज अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी करने का मतलब हो गया कितना, ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे वेलोसिटी और स्पीड, ये तो हो गया, हाँ, कितना ज़्यादा मात्रा में, कितना ज़्यादा यानी कि कितना बार ये ऐसे ऐसे हुआ है। एक सेकंड में मान लीजिए ये बहुत बार हुआ है, बहुत, और कभी कभी हुआ 1 सेकंड में ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेट एट विच क्रेस्ट पासेस अ स्पेसिफिक पॉइंट। इट इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल्स दैट अकर इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो कंप्लीट वेव साइकिल कितना हो गया भाई, एक ऐसा हो गया। तो ये कंप्लीट करने 1 सेकंड में ये कितना बार ये कंप्लीट करता है, वही बताता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली मेजर्ड इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, जिसको HZ से लिखते हैं। 1 HZ इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। तो वेलोसिटी को V से और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट कर लेते हैं। फॉर्मूला भी याद ध्यान में रखिएगा, कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में। द पीरियड इज द टाइम, अब पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। द पीरियड इज द टाइम इट टेक्स फॉर 1 कंप्लीट वेव साइकिल टू पास अ पॉइंट। मतलब अभी हम लोग देख रहे थे कि ये कितना बार बनेगा 1 मिनट में, ठीक है ना। अब हम ये पूछ रहे हैं कि ये टाइम पीरियड, मतलब ये
जितना समय में बनता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। द पीरियड इज टाइम टू टेक फॉर वन कंप्लीट वेव साइकिल टू पास पॉइंट। ये कितना जल्दी बन गया, ठीक है ना, एक मतलब उसी को हम लोग बोलेंगे पीरियड, उसी को बोलेंगे हम लोग 1 यूनिट ऑफ टाइम। ये फटाक से बन गया तो इसका मतलब पीरियड कम हो गया, बहुत धीरे धीरे बन रहा है पीरियड ज़्यादा हो गया, है ना। तो इट इज़ द इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। सोच के देखो ना भाई कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, समय कम लग रहा है, यानी कि कम समय में ज़्यादा ट्रफ और क्रेस्ट कंप्लीट हो गया, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हमारा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, तो टाइम हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर हम लोग यूनिट निकालने का कोशिश करें तो पीरियड का यूनिट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज इनवर्स हो जाएगा HZ-1, और फ्रीक्वेंसी का अगर निकालना चाहे तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी कि सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का, सॉरी पीरियड का, और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला है पिच ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ही तो पढ़ रहे थे ना तब से हम लोग, कहाँ थे, हाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव में। अब साउंड्स में आ जाते हैं, कहाँ गया, हाँ पिच। पिच ऑफ साउंड, पिच क्या होता है, विच इज़ हाउ वी हियर एंड टेल द डिफरेंसेस बिटवीन अ हाई साउंड एंड अ लो साउंड। जैसे हम किसी भी साउंड को सुनकर ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा लाउड आ रहा है, कितना ज़्यादा हल्का आ रहा है, ठीक है, सुन के बता देते हैं ना। जैसे मान लीजिए बिल्ली बोल रहा है, म्याऊं म्याऊं करके बोल रहा है, ठीक है, लेकिन उसी की जगह पर कोई भालू आ जाएगा, चिंगाड़ेगा। तो इवन इफ टू साउंड्स हैव द सेम लाउडनेस, दोनों का लाउडनेस सेम है, अपने अपने कैपेसिटी के बेसिस पर चिल्ला रहा है, बट ये हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, पहचान जाएंगे कि हाँ किसका ज़्यादा लाउडर है और किसका ज़्यादा मतलब कम पिच का है, कम पिच का और ज़्यादा पिच का है। तो ध्यान में रखिएगा, पिच और साउंड क्या हो गया, पिच ऑफ साउंड विच इज़ हाउ वी हियर एंड टेल द डिफरेंसेस बिटवीन हाई साउंड एंड लो साउंड, ठीक है ना। इवन इफ टू साउंड्स हैव द सेम लाउडनेस, यानी कि दो सेम लाउडनेस का साउंड जो है ना, और उसमें हम लोग डिफरेंट कर लेते हैं कि किसी का कम पिच है, किसी का ज़्यादा पिच है। तो लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ लो पिच साउंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी लो हो गया, वेवलेंथ हाई हो गया, है ना, वेवलेंथ ज़्यादा हो गया तो लो पिच साउंड हो गया। और हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, लो वेवलेंथ हो गया, हाई पिच साउंड हो गया। जैसे इसमें ट्रम्पेट का कहानी आ गया, ठीक है ना, लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ लो पिच साउंड में कौन सा हो गया, ट्रम्पेट। और फिर हो गया हाई फ्रीक्वेंसी में फिर लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ और हाई पिच साउंड में विशल आ गया, यानी कि सीटी जो बजाता है हम लोग, ठीक है ना। हाई फ्रीक्वेंसी हो गया बट इसका वेवलेंथ बहुत कम हो गया और हाई पिच का हो गया, तो ये हो गया। और ट्रम्पेट वाला क्या हो गया, बजता है तो बस मोटा जैसा आवाज़ निकलता है, तो ट्रम्पेट का आवाज़ और विशल का आवाज़ आप इमेजिन कर सकते हो। अगर हम वॉइसेस का बात करते हैं तो मेन का वॉइस और वुमेन का वॉइस, दो टाइप का वॉइस होगा। तो किड्स एंड वुमेन यूजुअली हैव शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स। तो किड्स और वुमेन के पास ना जो वोकल कॉर्ड होता है वो छोटा होता है, दैट्स वाइब्रेट फास्टर, जो बहुत तेज़ी गति से वाइब्रेट करता है, और जिसके वजह से क्या होता है ना, मेक देयर वॉइसेज ए श्रिल एंड हाई पिच, जिसको हम लोग बोल सकते हैं श्रिल्ड आवाज़, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा जैसे बोल सकते हैं ना कर्कश आवाज़ निकलता है, जैसे बच्चा रोता है ना, और जैसे लेडीज़ लोग चिल्लाती है बहुत कस के, तो उसका आवाज़ बहुत महीन आता है, तो हम लोग थोड़ा सा फीलिंग होता है दूसरे टाइप का, है ना। और अगर देख लेते हैं एक वुमेन का, किड्स एंड वुमेन तो हो गया ना, अच्छा यहाँ पर वुमेन होना चाहिए था, यहाँ पर मेन होना चाहिए था, ठीक है, उल्टा कर लीजिएगा इसको। मेन यूजुअली हैव लॉन्गर वोकल कॉर्ड्स दैट वाइब्रेट स्लोअर मेकिंग देयर वॉइसेस ग्रेव एंड लो पिच्ड। और अगर मेन का बात करते हैं, ये ऐसे साइन दे देते, नहीं तो आप लोग गलती कर लीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, हाँ। तो मेन के लिए हो गया क्या, उसका जो वाइब्रेशन होता है वो स्लो होता है, किसका भाई, तो वोकल कॉर्ड्स का, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, लॉन्गर वोकल कॉर्ड्स होता है यूजुअली, और मेकिंग देयर वॉइस ग्रेव एंड लो पिच, जिसकी वजह से लो पिच निकलता है, लो पिच होने की वजह से ट्रम्पेट जैसा आवाज़, मोटा जैसा आवाज़ निकलता है, ठीक है ना। और वही चीज़ जो लड़की लोग, फीमेल लोग जब बोलती है तो उसका आवाज़ विशल के जैसा, सीटी के जैसा निकलता है,
ठीक है, चलिए ये तो हो गया। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं बग्स एंड मॉस्किटो का। इसमें क्या है भाई, तो बीज एंड मॉस्किटो फ्लैप देयर विंग्स है सुपर फास्ट। बीज और मॉस्किटो क्या करता है ना, अपना विंग्स को बहुत तेज गति से, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से मूव कराता है, विच इज़ वाई देयर बजिंग साउंड इज रियल एंड हाई पिच, जिसकी वजह से उसका जो साउंड निकलता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई पिच होता है, ठीक है, अनोइंग हिज नोट्स, है ना। अब बहुत ज़्यादा हाई पिच होने की वजह से क्या होता है ना, थोड़ा सा अनोइंग तो होता ही है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं। थिनर स्ट्रिंग वाइब्रेट फास्टर, जो थिनर बहुत पतला स्ट्रिंग होगा बहुत तेजी गति से वाइब्रेट करेगा, ध्यान में रखना है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी निकलेगा और प्रोड्यूसिंग अ हायर पिचर साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच साउंड। और वही अगर थिकर हो जाता है स्ट्रिंग, ठीक है ना, थिकर स्ट्रिंग वाइब्रेट स्लोअर लो फ्रीक्वेंसी, दैट्स वाई प्रोड्यूसिंग अ लोअर पिच साउंड। तो ये लोअर पिच हो गया, ये हायर पिच हो गया, ये क्वाइटर हो गया, ये लाउडर हो गया। क्वाइटर में एम्पलीट्यूड कम होता है, लाउडर में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया। लोअर पिच में क्या हो जाएगा भाई, तो बहुत दूर दूर तक बनेगा, और हायर पिच होगा ना बहुत जल्दी जल्दी मतलब ट्रफ और क्रेस्ट बन जाएगा। और इसमें एक क्रेस्ट एक क्रेस्ट और ट्रफ बनने में बहुत टाइम लगेगा, और हायर पिच में बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। फ्लूट्स का बात करते हैं। साउंड इन अ फ्लूट कम्स फ्रॉम वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर, ठीक है ना। ये जो फ्लूट से जो आवाज़ निकलता है उसमें क्या होता है ना, जो एयर जब एंटर करता है तो उसमें जो होल होता है ना उसके थ्रू से, है ना, उसी के थ्रू से वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन हमारे उंगलियों के थ्रू होता है, बट उसको हम लोग कंट्रोल करने सीखते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली आवाज़ कैसे आता है भाई, तो जब एयर उसमें जाता है वाइब्रेशंस होता है ना। फ्लूट्स केम फ्रॉम वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर। क्लोजिंग होल्स चेंजेस द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। अब अगर मान लीजिए होल को बंद करते हैं ना, ठीक है ना, तो जहाँ से निकलना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये फ्लूट है, यहाँ एक होल है, यहाँ एक होल है, यहाँ एक होल है, सपोज कर लीजिए, और इधर से हम लोग ब्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्लो कर रहे करने का मतलब हवा दे रहे हैं इसमें, है ना। अब अगर यहाँ नहीं, हमको यहाँ चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को बंद कर देते हैं, तो ये कॉलम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ आता है। और जैसे ही यहाँ हवा दी और यहाँ पर हम लोग ओपन कर दिए, तो ये कॉलम छोटा पड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ से हवा निकल जाता है। तो हवा जब निकलता है तो यहाँ पर हमको मिल जाता है लो पिच का हायर पिच का साउंड, और यहाँ पर मिल जाता है लो पिच का साउंड। तो यही बस मैकेनिज्म यही है, बस उसको कंट्रोल करने आदमी लोग सीख जाता है। पिच इज आवर साउंड टेम्परेचर्स लाइक हॉटनेस और कोल्डनेस। पिच क्या होता है ना, साउंड मतलब एक तरीके से समझिए जैसे टेम्परेचर में हॉटनेस और कोल्डनेस होता है ना, वो हो गया हमारा पिच। एंड फ्रीक्वेंसी इज द एक्चुअल वाइब्रेशंस, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्चुअल वाइब्रेशन होता है। पिच तो हमको सिर्फ ये बताता है ना कि कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है, कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसीज पर चल रहा है। काउंट लाइक टेम्परेचर इज द एक्चुअल मेजरमेंट इन सेल्सियस। जैसे टेम्परेचर वगैरह में क्या होता है ना कि मेजरमेंट के लिए हम लोग सेल्सियस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो हॉट ठंडा और गर्म बताता है। तो वही ठंडा और गर्म के जैसा पिच हो गया, और एक्चुअल वाइब्रेशन हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, मोर एनर्जी लाउडर साउंड। जितना ज़्यादा एनर्जी यू लगेगा उतना ज़्यादा लाउड साउंड आएगा। लेस एनर्जी लोअर साउंड, यानी कि अगर एनर्जी कम लगता है तो साउंड भी लोअर निकलता है। अगर आप धीरे धीरे बोलेगा तो आपका आवाज़ बहुत धीमे धीमे आएगा, बहुत तेज बोलिएगा तो आपका आवाज़ लाउड हो जाएगा, घर वाला चिल्लाएगा, बोलेगा पागल उगल हो गया क्या, ठीक है ना, ये चीज़, ठीक। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड नियर द ईयर। अब लाउडनेस इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना नज़दीक बोला जा रहा है। अब अगर हम हल्का हल्का भी बोल रहे हैं ना और किसी के कान में जाकर बोलेंगे ना तो उसको भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो डिपेंड कर रहा है कि जो लिसनर है वो कहाँ पर है स्पीकर से। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड नियर द ईयर इज़ हाई, लाउडनेस विल बी मोर। अगर मान लीजिए कान के पास भी जाकर बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लाउडनेस कितना हो जाएगा, लाउडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई फैक्टर्स। अब लाउडनेस का कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स एट ग्रेटर द इंटेंसिटी साउंड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा। और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा लाउडनेस। एंड उसी का उल्टा, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतना ही कम लाउड हो जाएगा। यानी कि अगर लाउडनेस ज़्यादा हुआ एनर्जी ज़्यादा हो गया, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से लाउडनेस ज़्यादा हो गया, है ना। ये बोल सकते हैं इंटेंसिटी बढ़ गया साउंड का। दूसरा, द ग्रेटर द सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे तबला में देखिएगा, तबला छोटा, जैसे अगर मान लीजिए घर में ना, घर में आप प्लेट पर बजाइए, ठीक है ना, मान लीजिए एक प्लेट ले लीजिए, उस पर चम्मच पटकिए वो आवाज़, और एक थाली ले लीजिए उस पर चम्मच पटकिए वो वाला आवाज़। सरफेस एरिया बढ़ गया है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, द ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी द ग्रेटर इज द लाउडनेस ऑफ साउंड। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा लाउड साउंड
आएगा। द लेस द डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्सेज, अब डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, किसी के कान के पास जाकर बोलिएगा तो अगर कम इंटेंसिटी से ही बोलिएगा तो इसको ज़्यादा लगेगा, और किसी के कान से बहुत दूर पर बोलिएगा, बहुत ज़्यादा तेज भी बोलिएगा तो इसको कम लगेगा। ठीक है, ये हो सकता है। द लाउडर इज द साउंड हर्ड बाय द लिसनर एंड वाइस वर्सा। मोशन ऑफ द मीडियम, मीडियम का मोशन पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एयर का डायरेक्शन ये है और साउंड का भी डायरेक्शन यही है तो आपको लाउडनेस ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडीज, रेजोनेंट बॉडीज कहने का मतलब कोई भी चीज़ से टकरा रहा है या नहीं, मतलब साउंड को रुकावट डाल रहा है। मान लीजिए हम यहाँ चिल्ला रहे हैं और रूम बंद है और नेक्स्ट वाले रूम में कोई सुन रहा होगा तो उसको आवाज़ कम जाएगा, लेकिन मेरे बगल में जो बैठा हुआ रहेगा उसके बीच में रेजोनेंट बॉडीज बहुत कम रहेगा तो आवाज़ उसको बहुत आसानी से पहुँच जाएगा। वो हो सकता है 2-3 थप्पड़ लगा भी दे मेरे को। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है ना वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा। आप लोहा में टन से मारिएगा, जैसे ब्रास वगैरह होता है ना, पीतल वगैरह जो मंदिर में घंटी वगैरह जो लगा हुआ होता है उसमें बजाइए तो उसमें बहुत ज़्यादा दूर दूर तक आवाज़ जाता है। लेकिन वही घंटी की जगह पर आप प्लास्टिक का बाल्टी टांग दीजिए तो बहुत कम दूर तक आपको हो सकता है नीचे 5-7 आदमी को सुनाई पड़े, कोई बोले कि क्या क्या टांग दिया है, बट बात करते हैं अगर साउंड पर तो साउंड उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़? चले भाई, लाउडनेस भी हो गया। टिम्बर का बात करते हैं। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर इज ए क्वालिटी ऑफ साउंड, ये क्वालिटी बताता है। क्वालिटी करने का मतलब साउंड को पहचानने का एक तरीके का ये हमको पावर दे देता है। टिम्बर इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड दैट इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच। सेम पिच का दो अलग अलग साउंड, सेम पिच का दो साउंड्स को पहचानने में हेल्प करता है। एंड लाउडनेस प्रोड्यूस बाई टू डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड्स। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, वी कैन रिकॉग्नाइज आवर फैमिली मेम्बर्स बाई देयर वॉइस। कोई भी फैमिली मेम्बर है उसका आवाज़ हम लोग आसानी से दूर से समझ जाते हैं। रूम अंधेरा भी रहेगा ना तो कोई बोलेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ कौन बोल रहा है, पापा बोल रहा है कि मम्मी बोल रहे हैं कि भाई बोल रहा है कि ये छोटा वाला भाई बोल रहा है कि बड़ा वाला बहन बोल रही है। ठीक है, ऐसा विदाउट सीइंग देम, बिकॉज द वॉइस ऑफ ईच ऑफ देम हैज़ ए पर्टिकुलर क्वालिटी, क्योंकि हर एक का आवाज़ का अपना एक पर्टिकुलर क्वालिटी होता है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस बाई टू डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स उसके लिए बहुत ही सूटेबल है। बात करते हैं टोन का। टोन क्या होता है? अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कि उसको टोन बोलेंगे। जैसे टर्निंग फॉर्क, टर्निंग फॉर्क होता है ना, ये वाला चीज़ पड़े हुआ बस ऐसे चलता है तो इसी से बस एक सिंगल फ्रीक्वेंसी निकला और वो मूवमेंट करा देता है एनवायरनमेंट में, चाहे एयर पार्टिकल्स में। ठीक है, नोट क्या होता है? अ साउंड विच प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। जब बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज मिल जाता है ना तब उसको हम लोग बोलते हैं नोट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा जब फ्रीक्वेंसीज मिल जाता है तो उसको हम लोग नोट बोलते हैं। जैसे सॉन्ग वगैरह सुनते हैं ना हम लोग तो अच्छा लगता है तो उसमें बहुत सारा टोन मिला हुआ होता है, तब जाकर वो नोट तैयार होता है और वही नोट हम लोग को सुनते हैं विथ म्यूजिक कंपोजिशन, तो हम लोग को अच्छा लगता है। नेक्स्ट में आते हैं टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स में, ऑडिबल वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है ना, वेव्स में, साउंड वेव्स में। तो ऑडिबल वेव्स कैसा होता है भाई? जिसको ह्यूमन सुन सकता है। ठीक है, ह्यूमन सुन सकता है। यहाँ पर देखिए चिन टपाक डमडम ये बना दिए हैं ऐसे ही। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इंसान का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्यान में रखिएगा। प्रोड्यूसेस बाय वेरियस लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन वोकल कॉर्ड्स एंड लाउड स्पीकर एट्सेट्रा। बहुत सारा चीज़ है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ह्यूमन्स वोकल कॉर्ड्स हो गया, लाउड स्पीकर के थ्रू इतना से इतना तक के बीच में इंसान सुन लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात प्रॉब्लम कब होता है भाई? तो प्रॉब्लम हो जाता है इंफ्रासोनिक वेव्स में। ह्यूमन कैन नॉट हियर इंफ्रासोनिक साउंड्स लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम। अब 20 हर्ट्ज से कम करने का मतलब ये नहीं कि आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, आवाज़ इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना, वो होता है 20 हर्ट्ज। तो सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स कैन प्रोड्यूस यूज इंफ्रासोनिक वेव्स टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है ना, तो वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है। ह्यूमन्स कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक साउंड्स को भी नहीं सुन सकते क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें एक्चुअल में हम लोग को कुछ सुनाई नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता है। डॉग्स एंड बैट्स यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है ना, और बैट जो है ना वो इको लोकेशन का यूज़ करता है। इको लोकेशन कहने का मतलब क्या? ये बैट क्या होता है ना, ये अपना अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है। और मान लीजिए कोई यहाँ पर कीट पतंग उड़ रहा है तो वो भी अपना साउंड होता है, तो उसका साउंड्स क्या करता है ना, इसके थ्रू मैच करता है और इसके वापस आता है। ये इको लोकेशन ले लेता है, इको के थ्रू पकड़ लेता है कि उसका लोकेशन क्या है और वहाँ जाकर हमला कर देता है।
ठीक है, बात करते हैं सोनिक बूम का। अब सोनिक बूम क्या है? नॉइज हियर्ड फ्रॉम द शॉक वेव ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट अ फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। सोनिक बूम कब होता है? कोई भी चीज़ जब स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ गति से मूव करने लग जाए, वेव जनरेट करने लग जाए, तो बोलेंगे वो सोनिक बूम का एग्जाम्पल। जैसा कि देखिए यहाँ पर ट्रैवल बिलो स्पीड ऑफ साउंड, नॉर्मल प्लेन जो होता है ना, वो हम लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं आराम से। अगर स्पीड ऑफ साउंड से चल रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड है भाई 330-40 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा। ठीक है तो स्पीड ऑफ साउंड हो गया अगर एट स्पीड ऑफ साउंड पर चल रहा है तो। लेकिन अगर एबव स्पीड ऑफ साउंड हो जाता है ना, तब फिर प्रॉब्लम क्रिएशन होता है। ठीक है ना, प्लेन किप्स अप विथ इन शॉक वेव, जो शॉक वेव्स क्रिएट करता है, बूमिंग मैक विंड फॉर्म्स बिहाइंड द प्लेन। और ये वाला जो क्रिएशन होता है ना, इसी को बोलते हैं सोनिक बूम। ये कॉनिकल शेप में बनाता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। आसपास का विंडो अगर खिड़की बिल्डिंग होता है ना, तो वो तो स्वाहा हो ही जाता है। और देख लो यहाँ पर जैसे इंसान कान पकड़ के सो गया है, ठीक है, यहाँ पर भी इंसान देख रहा है, कान पकड़ रहा है। सोनिक बूम के बारे में देख लेते हैं। इट प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स विच कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। शॉक वेव्स कैरी करता है, ठीक है ना, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, विच कैन शैटर ग्लास एंड विंडो ऑफ द हाउसेज एंड इवन डैमेज बिल्डिंग्स को भी डैमेज करता है, और विंडो तो ऐसे ही टूट जाता है। वन सोनिक बूम प्रोड्यूस साउंड ऑफ मोर देन 130 डेसिबल। एक सोनिक बूम जब क्रिएट होता है ना, ये वाला सोनिक बूम जब क्रिएट होता है ना, तो वो 130 डेसिबल साउंड क्रिएट कर देता है। इट इज़ इनफ टू कॉज पेन। ये बहुत है कान को दर्द पहुंचाने के लिए, सर दर्द देने के लिए, इवन डेलिकेट टिश्यूज इन इनर ईयर, मतलब अंदर वाला कान का अंदरूनी हिस्सा जो होता है ना, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए काफ़ी होता है ये। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक बनता है क्या? लाइटनिंग इज सीन मच अर्लियर देन थंडर इज हर्ड। मतलब पहले बिजली कड़कता है, ठीक है ना, पहले बिजली दिख जाता है हम लोग को, उसके बाद बादल गरजता हुआ आवाज़ आता है। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का सिंपल कारण ये है कि लाइटनिंग यानी कि लाइट का जो स्पीड होता है ना, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और स्पीड थंडर यानी कि आवाज़ बोल सकते हैं, गर्जना का बोल सकते हैं, ये होता है 340 मीटर पर सेकेंड। तो इसको पहुंचने में ना ऊपर से बहुत टाइम लग जाता है, और ये बहुत जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि इसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और इसका है 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत कम होता है, इसलिए इसको पहुंचने में लेट लगता है और ये जल्दी पहुंच जाता है। और इसी की वजह से पहले हम लोग को क्या दिखता है? पहले हम लोग को बिजली दिखता है और उसके बाद उसका चमकना और उसका साउंड वगैरह आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलो भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस मेटल शीट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। कोई भी साउंड वेव्स, ठीक है ना, चल रहा है, कोई हार्ड सरफेस से टकरा कर वापस आ गया सेम मीडियम में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है भाई? तो 2 लॉ बनता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम बना देते हैं छोटा सा, देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ ऐसे सरफेस है, ठीक है, यहाँ से कोई साउंड गया और यहाँ से टकरा कर यहाँ ऐसे आ गया, ठीक है, तो इसके बीच में क्या बनता है भाई? तो ये इसके बीच में बनता है नॉर्मल, इसको बोलते हैं इंसिडेंट। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट साउंड हो गया, ये रिफ्लेक्टेड साउंड हो गया। ठीक है, तो इंसिडेंट साउंड और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, और रिफ्रैक्टेड साउंड और रिफ्रैक्टेड साउंड यानी कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा है सो, और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ना, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये आई हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये सब क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई और आर हमेशा क्या होगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है? द इंसिडेंट साउंड, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब कुछ, ये वाला इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड, ये नॉर्मल, ये सब क्या है? एक सेम प्लेन पर ही है, सेम प्लेन पर ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। चलिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है भाई मेगाफोन। मेगाफोन में क्या होता है? ऐसे कॉनिकल टाइप में होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऐसे ऐसे टकरा के बहुत दूर तक निकल जाता है। साउंड बोर्ड्स हो गया, कोई भी ऑडिटोरियम वगैरह में जब स्पीच चलता है या कुछ भी चलता है तो सब लोगों को सुनाई पड़े। जैसे आप देखे होंगे अमेरिकाज गॉट टैलेंट, तो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में बहुत बड़ा हॉल होता है,
ठीक है, यहाँ पर चल रहा होता है प्रोग्राम्स और ये सब लोग को सुनाई आसानी से पड़ जाता है। तो वो किस वजह से होता है भाई, साउंड बोर्ड्स होता है, साउंड बोर्ड्स की वजह से रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होने की वजह से सब कुछ सुनाई पड़ता है लोगों को। स्टेथोस्कोप डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं अपना गर्दन में जो सांप जैसा लटकाए हुए रहते हैं, वही वाला हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसके थ्रू यानी इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, इसके थ्रू जाता है और ये रिफ्लेक्शन ऐसे 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 करते हुए कान तक आ जाता है और कान में सुन के बता देते हैं कि अंदर में क्या चल रहा है, धुकुर धुकुर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चलो भाई आते हैं एको में। एको भी अच्छा है, ये भी ज़रूरी है जानना। चलिए क्या है एको। ठीक है, एको इज़ अ रिपीटेशंस ऑफ ओरिजिनल साउंड हर्ड आफ्टर द साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट डेंस एंड रिजिड ऑब्जेक्ट। एको क्या है, रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड है। मतलब कोई भी साउंड रिलीज हुआ, जैसे मान लीजिए ये चिल्लाया, ओरे मांझी, ये चिल्लाया, ऐसे ऐसे चिल्लाया, कोई बहुत सारा चीज़ था वहाँ से टकरा कर वापस आ गया और फिर से इसको सुनाई पड़ा, तो वो क्या हो जाता है, रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड हो जाता है, किसी चीज़ से टकरा कर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई कि हाँ इको सुनाई पड़ा। लेकिन इको का सुनाई पड़ने का कारण भी है, उसका कंडीशंस भी है। उस कंडीशंस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट, ये फाउंड किया गया है, सब कैलकुलेटेड है, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ईयर्स फॉर 0.1 सेकेंड और 1/10 ऑफ द सेकेंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड डाई ऑफ। दिस टाइम इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। मतलब कोई भी साउंड जो होता है ना, मतलब ख़त्म होने के पहले 0.1 सेकेंड तक हमारे पास पहुंच जाता है। It has been found that the sensation of sound persists in our ears 0.1 सेकेंड और 1/10 of the second, यानी कि 1/10 of the second तक साउंड हमारे दिमाग में रह सकता है, सेकेंड का 10वां हिस्सा तक। ठीक है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। दिस टाइम इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इसी तरीके से परसिस्टेंस ऑफ विजन भी होता है 1/16 टाइम्स, है ना, 1/16 ऑफ द सेकेंड। कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में चाहे हमारे रेटिना पर उस चीज़ का इमेज होना 1/16 ऑफ द सेकेंड्स रहता है, फिर दूसरा चीज़ देखते हैं तो वो हट जाता है, फिर वो आ जाता है। तो ऐसा उसको परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं और इसको परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। 0.1 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ एनी रिफ्लेक्टेड साउंड बैक आवर ईयर्स इन लेस देन 1/10 ऑफ द सेकेंड, अगर 1/10 ऑफ द सेकेंड होने से पहले चला आता है, द ओरिजिनल साउंड ओरिजिनल साउंड से ओवरलैप कर जाएगा एंड देन रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग आवर ईयर्स एंड नो इको इज हियर। यानी कि अगर 1/10 ऑफ द सेकेंड से पहले पहुंच जाता है तो हम लोग को इको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो कैसे सुनाई पड़ेगा? वी कैन हियर द इको इफ द रिफ्लेक्टेड साउंड रीच आफ्टर 1/10 ऑफ द सेकेंड। ये 1/10 ऑफ द सेकेंड्स के बाद होना चाहिए, मिनिमम 1/10 तो उसके बाद होना ही चाहिए। ठीक है ना, उससे कम हुआ तो हम लोग को इको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो 1/10 के बाद हम लोग को सुनाई पड़ता है। तो सेकेंड का 1/10 अगर मिल जाता है हम लोग को और उससे ज़्यादा भी हो जाता है तो हम लोग इको आसानी से सुन लेंगे। ठीक है, चलो भाई, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इको। अब इको का फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? पहला, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर साउंड भी 17.2 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। अब सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टर के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 17 और 17.2 मीटर तो होना ही चाहिए। ये कम से कम है, ठीक है ना, मिनिमम। ज़्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं हो सकता है। The size of the reflector must be large like a tall mountains, hills, walls, etc. कहने का मतलब ये जो रिफ्लेक्टर जो होना चाहिए ना, जिससे टकरा कर वापस आ रहा है, वो थोड़ा कुछ बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ोन से टकरा के मेरे को सुनाई पड़ रहा है, पेपर से टकरा के मेरे को सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, कैप से, पेन का कैप से सुनाई पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। द इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ द साउंड शुड बी सफिशिएंट। इंटेंसिटी भी अच्छा होना चाहिए और लाउडनेस जिसको बोल सकते हैं, मतलब आवाज़ में बुलंदनेस होना चाहिए, है ना, बुलंदनेस, वाव, बुलंदनेस, बुलंदी होना चाहिए, बुलंद आवाज़ होना चाहिए। विस्परिंग गैलरी क्या है? एक नया चीज़ है, अच्छा है। गोल गुंबज, बीजापुर, कर्नाटका के बीजापुर में गोल गुंबज बना हुआ है, उसको विस्परिंग गैलरी भी बोलते हैं। क्यों? इवन अ विस्पर एट द एंड, मान लीजिए इतना बड़ा है गैलरी, अगर यहाँ पर भी कोई विस्परिंग कर रहा है ना, कोई काना फूसी टाइप का कुछ बोल रहा है ना, एंड इज एम्पलीफाइड एंड द वेरी क्लियरली एट डिफरेंट एंड। तो दूसरे एंड पर ना, यहाँ पर कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ पर वो आसानी से सुन लेता है उसको, इसलिए उसको विस्परिंग गैलरी बोला गया। अब ऐसा ही एक लंदन यूके में भी है, सिमिलर गैलरी इज देयर एट सेंट पॉल कैथेड्रल इन लंदन यूके। तो इसमें भी एक वही चीज़ है, विस्परिंग गैलरी वाला प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि बहुत दूर तक आवाज़ उसका सुनाई पड़ जाता है, उस हिसाब से उसको बनाया गया। अब बात करते हैं रिवर्बरेशंस। ठीक है, जो भी
व्हेन अ नंबर ऑफ इकोस ऑफ द ओरिजिनल साउंड्स आर हर्ड, ईच इको बीइंग फेंटर दैन द प्रिसीडिंग वन। मतलब क्या होता है, बहुत मल्टीपल इकोस जब हम लोग को सुनाई पड़ता है और पीछे वाला इको का आवाज़ कम होते चला जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशंस हो रहा है, आवाज़ गूंज रहा है, ठीक है ना। सच मल्टीपल इकोज आर कॉल्ड रिवर्बरेशंस। थंडर दैट अलाउज लाइटिंग फ्लैश ड्यूरिंग अ स्टॉर्म इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिवर्बरेशंस और मल्टीपल इकोज। थंडर जो होता है ना, बिजली जो कड़कता है, तो उसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कड़क जाता है, उसके बाद धीरे 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 फेंट होता है ना। रिवर्बरेशंस आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन ए क्लोज रूम। क्लोज रूम में भी रिवर्बरेशंस को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टर लगा के कि हाँ हम लोग जब बोले तो थोड़ा सा वो हॉल वाला कॉन्सर्ट वाला आवाज़ टाइप का मिले, जिसमें क्या होता है ना, आवाज़ गूंजता है, मल्टीपल्स इको होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट का। द डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द सोर्स ऑफ वेव्स ऑफ द ऑब्जर्वर और द वेव्स इज मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर। डॉपलर इफेक्ट क्या होगा कि जो सुनने वाला है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ द साउंड, और जो लिसनर, यानी कि एक तरीके से बोल लीजिए स्पीकर और एक बोल लीजिए लिसनर। स्पीकर और लिसनर क्या हो रहा है ना, एक रिलेटिव मूवमेंट और रिलेटिव स्पीड दिखा रहा है। रिलेटिव मूवमेंट हो सकता है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा हो, चाहे एक खड़ा हो, मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, ऐसा कोई बंदा यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर खड़ा है और इधर से कोई गाड़ी आ रहा है सायरन बजाते हुए, ठीक है ना। तो ये नज़दीक आ रहा है तो क्या होगा, और मान लीजिए यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ा है। दूसरा केस में, यहाँ पर दूसरा केस के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पर आदमी है, यहीं पर सायरन है और यहाँ पर सायरन बजाता हुआ ये चला जा रहा है। तो एक आ रहा है टूवर्ड्स, ठीक है, एक आ रहा है टूवर्ड्स और एक जा रहा है अवे। तो ये केसेस क्या क्या बनेगा, वही चीज़ को यहाँ पर है। तो देखिए क्या होता है, इट इज़ अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेव एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिलेटिव मोशंस। होगा क्या कि फ्रीक्वेंसी में थोड़ा चेंजेस हम लोग को दिखेगा। अब वो फ्रीक्वेंसी चेंजेस कैसे दिखेगा वो भी देख लेते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस द डॉपलर इफेक्ट विथ साउंड व्हेन अ कार विथ इट्स सायरन एंड अप्रोचेज यू, द पिच ऑफ द सायरन साउंड्स हायर। जैसे जैसे ये चीज़ नज़दीक आएगा ना, तो ये जो सायरन है ना, इसका पिच हाई हो जाएगा, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा इसका पिच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर। एग्जाम्पल में वही चीज़ बता रहे हैं इसको, जब मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के तरफ आ रहा है, ठीक है ना, लिसनर के तरफ आ रहा है, द लिसनर परसीव्स अ हायर फ्रीक्वेंसी देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स। और उसी तरीके से सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि जो लिसनर होगा उससे दूर जा रहा है, तो द ऑब्जर्वर परसीव्स अ लोअर फ्रीक्वेंसी देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ध्यान में रखना, एक छोटा छोटा पॉइंट्स हम सबको मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे और आपका काम भी हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं मैक नंबर। मैक नंबर क्या है? इन मॉडर्न फिजिक्स द मैक नंबर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट एंड अदर हाई स्पीड ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर क्या होता है ना, आजकल के मॉडर्न फिजिक्स में, यानी कि मॉडर्न टाइम में, जब स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट और अलग अलग जैसे फाइटर प्लेन्स वगैरह का जो स्पीड होता है ना, उसको स्पीड ऑफ साउंड से रिलेट करके बताया जाता है। तो स्पीड ऑफ साउंड से जब रिलेट कर दिया जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक नंबर। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर देखिए नासा का एक तो फाइटर प्लेन है यहाँ पर, है ना। चलिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड। रेशियो क्या होता है? स्पीड ऑफ बॉडी, यानी कि इसका स्पीड और बाई स्पीड ऑफ साउंड, और उसी से मैक नंबर डिफाइन हो जाता है। इन द मीडियम लाइक एयर थ्रू विच द बॉडी इज ट्रैवलिंग, जिस मीडियम में वो चल रहा है उसमें। The speed of sound in air at sea level is 332. Speed of sound in air, मतलब अगर एयर में देखा जाए तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ना 332 मीटर अप्रॉक्सीमेटली पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड। ध्यान में रखिएगा 332 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं पर 330 भी लिख देता है, कहीं कहीं 335 भी लिख देता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और नहीं तो आपको एग्जैक्ट वाला 332 वाला लेके चलना पड़ेगा, एवरेज वाला। If an aircraft is flying at Mach 1, it is a speed is equal to the speed of sound in the air. अगर कहने का मतलब, अगर ये बोला जा रहा है कि ये 332 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड कितना हो गया? अगर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स से बोलेंगे तो Mach 1, ठीक है, Mach 1, ठीक है। अब यूएस जो है ना, ये यूएस ऐसा फाइटर प्लेन बना लिया है, ऐसा एयरक्राफ्ट बना लिया है जिसका जो स्पीड है ना वो है 8.6 Mach 1।
अब सपोज कर लीजिए 8.6 मार्क 1 कितना तेज होगा, चाहे कितना साउंड कितना तेज गति से जा रहा होगा, साउंड का स्पीड से भी 8 साढ़े 8 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसे भी अगर वेपन्स का बात किया जाए, एयरक्राफ्ट का बात किया जाए, तो रशिया, अमेरिका, ये सब बहुत आगे। चलो भाई, अब बात करते हैं सोनार का। सोनार क्या होता है भाई? सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग दोनों का काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इट इज़ एन एक्टिव सोनार सिस्टम दैट यूजेज अ साउंड ट्रांसमीटर टू इमिट। इसमें साउंड ट्रांसमीटर रहता है जो इमिट करता है साउंड वेव्स, एंड रिसीवर होता है जो डिटेक्ट करता है रिफ्लेक्टेड साउंड को। यानी कि एक साउंड भेजने वाला एक मशीन और एक रिफ्लेक्टेड साउंड को कैच करने वाला मशीन होता है। ठीक है, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर लाइक द डेप्थ ऑफ द सी फ्लोर यूजिंग अ फैदोमीटर। अब जब डिस्टेंस को जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो फैदोमीटर से करते हैं। द टाइम टेकन फॉर द इमिटेड साउंड पल्स ट्रैवल टू द ऑब्जेक्ट एंड फॉर इट्स रिफ्लेक्शंस इको टू रिटर्न टू द रिसीवर्स इज मेजर। मतलब क्या है समझिए, यहाँ से एक साउंड भेजा गया, ठीक है, वो गया, ठीक है, कितना समय में ये देखिए होता क्या है कि समय हम लोग को पता हो जाता है कितना नीचे गया और वापस आया। जाहिर सी बात है हार्ड सरफेस से टकरा कर वापस आएगा, तो हार्ड सरफेस से अगर टकरा कर वापस आ गया तो ये जो वापस आने और जाने में जो टाइम लगा उसको नोट कर लिया जाता है। ठीक है, नोट कर लिया, मान लीजिए 2 सेकंड में आया, ठीक है, 2 सेकंड में आया। और हमको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन अगर मान लीजिए वाटर कर लेते हैं तो 335, तो 335 इंटू कितना हो जाएगा भाई 2 सेकंड, इतना कर लो, उतना मीटर नीचे सरफेस होगा। तो ऐसे करके पता लगाया जा सकता है कि सरफेस कहाँ है, चाहे कोई हार्ड बॉडी है, ठीक है ना, ऐसा सब कुछ। When a transmitter and a receiver are in the same place, अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर सेम प्लेस पर है तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोस्टैटिक ऑपरेशन। और अगर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर अलग है, सेपरेटेड जगह पर है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक ऑपरेशन। एक में मोनोस्टैटिक ऑपरेशन हो जाएगा और एक में स्टैटिक ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। सोनार भी हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं ह्यूमन ईयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। साउंड का कहानी खत्म हो गया, अब साउंड हम लोग सुन कैसे पाते हैं वो चीज़ देखना है। अब देखो ह्यूमन ईयर में बहुत सारा चीज़ है। ह्यूमन ईयर का सबसे पहला चीज़ अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना। ठीक है, ये जो भी है डेव कैरिसन्स, ठीक है, उनको क्रेडिट दे देते हैं हम थोड़ा, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। लीजिए, हम नाम हटा दिए, अच्छा लगेगा यही, ठीक है, क्रेडिट ही देंगे। हाँ, ये हो गया हमारा पिन्ना। पिन्ना क्या हो गया, बाहर से साउंड को कैप्चर करता है। जितना ज़्यादा बड़ा पिन्ना, अब हाथी का जो कान होगा इसका मतलब ये नहीं है ना, उसको बड़ा कान मिला है सुनने के लिए, इंफ्रा साउंड्स वगैरह सुन सके। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया। उसके बाद आते हैं टेम्पोरल लोब। ये वाला जो चीज़ है वो ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा नीचे जबड़ा वगड़ा से जब कनेक्टेड होता है नीचे से आ जाता है। ये हो गया हमारा थ्रोट से कनेक्टेड, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है। यहाँ पर है ऑडिटरी कैनल, यहाँ से साउंड अंदर जाता है, ठीक है, इस पर से ये टकराता है, फिर यहाँ पर आता है 3 ठो हड्डी, 3 को बड़ी छोटा छोटा हड्डी है, मिडिल ईयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बाहर वाला, ये हो गया मिडिल वाला, और ये हो गया इनर ईयर। तो मिडिल ईयर में पहला हो जाता है मैलस, जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं। दूसरा इनकस, एनविल बोलते हैं, और स्टेपस स्टीरप बोलते हैं। ये 3 हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इनर ईयर में क्या होता है भाई, तो सेमी सर्कुलर कैनल्स होता है, सेमी सर्कुलर कैनल्स होता है, ठीक है। फिर कॉकलिया होता है जो स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है ना, स्नेल जैसा। राउंड विंडो हो गया, यहाँ पर एक राउंड विंडो हो गया। वेस्टिबुलर नर्व और कोइलर नर्व्स, ये सब नर्व्स तो कनेक्टेड होगा अंदर से। स्ट्यूशंस ट्यूब हो गया, ये वाला थ्रोट से कनेक्टेड हो गया। इंटरनल कैरोटॉइड आर्टरी हो गया, ये सब नीचे सब अंदर बॉडी से, बॉडी नीचे जो रहता है उससे कनेक्टेड है, ये सब सारा चीज़, ठीक है। ये तो हो गया भाई कान का एनाटॉमी, कि कान के अंदर क्या क्या है। अब इंपॉर्टेंट इसमें 3 हड्डी का नाम है, और ये इनर ईयर में जो सेमी सर्कुलर कैनल्स और कॉकलिया होता है, राउंड विंडो होता है, ये सब इंपॉर्टेंट यही जाकर पूछ लिया जाता है। सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है भाई, तो स्टीरअप होता है, सबसे छोटा, बॉडी का सबसे छोटा हड्डी स्टीरअप होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो भाई, हम लास्ट में एक ना छोटा सा क्लिप भी निकाल के रखें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे ह्यूमन ईयर काम करता है साउंड वेव्स को लेकर। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट में आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, साउंड वेव्स इंटर द ईयर कैनल एंड मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। अब साउंड वेव्स इंटर करता है ईयर कैनल्स के थ्रू और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। यहाँ पर ईयर ड्रम है, ये वाला टिम्फेनिक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम।
द वाइब्रेशन मूव द टाइनी बोन्स इन द मिडिल ईयर, अब मिडिल ईयर में जाता है टाइनी बोन्स के थ्रू। द लास्ट बोन द हिट्स द ओवल विंडो, लास्ट बोन जो होता है ना ओवल विंडो को हिट करता है, कॉजिंग वाइब्रेशन इन द फ्लूड, इसमें जो फ्लूड है वो वाइब्रेट करता है विद इन द कॉक्लिया ऑफ द इनर ईयर, तो उसमें जो फ्लूड है वो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। दिस फ्लूड मूवमेंट, फ्लूड लिखा गया यहाँ पर, फ्लूट नहीं होगा फ्लूड होगा, ये वाला फ्लूड है ना, फ्लूड, ये वाला फ्लूड मूवमेंट काउज द हेयर सेल्स इनसाइड द कॉक्लियर टू बेंड। अब इनसाइड द कॉक्लियर, इसके अंदर ना हेयर सेल होता है, वो जाकर होता है स्टार्ट करना, मतलब कि जैसे ये मूवमेंट आता है तो उस पर थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है वो। द पेंडिंग ऑफ द हेयर सेल्स, बेंडिंग ऑफ द, पेंडिंग नहीं, बेंडिंग ऑफ द हेयर सेल्स ट्रिगर और रेस्पॉन्स इन द हियरिंग नर्व्स, तो जो बेंड होता है ना तो वो ट्रिगर करता है किसको, भाई हियरिंग नर्व्स को। तो ऑडिटरी नर्व्स ट्रांसमिट दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, और ये जो ऑडिटरी नर्व्स वगैरह जो ब्रेन से कनेक्टेड होगा वो सब ब्रेन को भेज देता है, वेयर दे आर प्रोसेस्ड एज साउंड, जो कि साउंड के थ्रू साउंड के जैसा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है, ह्यूमन ईयर का पार्ट ये सब देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर एक वीडियो डाल दिए हैं तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा वेव मोशन और साउंड पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, जिसमें हर एक चीज़ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो सब चीज़ हम डिस्कस कर दिए। क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना। अभी हम लोग चैप्टर पढ़ ले, चैप्टर खत्म कर लेते, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, ये सब आप ही के लिए कर रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा हमको मोटिवेशन देना चाहते हैं तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।